Come again. Look at this problem. In this problem, there are two blocks having masses m1 and m2 are suspended from two light movable pulleys. Here they are. One is here and second one is here. The masses of which are m1 and m2. Yeah, you can see there. A light inextensible thread on which a block of mass m1 hangs. Okay, forms an angle alpha with the horizon. So perhaps the problem is referring this. A string masses are kept in balance. Of course, find the acceleration of the masses immediately after they are released. So this is a kind of problem people ask immediately after the system is being released. इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क टू डील विद द inextensible massless chord constraint. Well, it's a new kind of constraint called inextensible massless chord thread constraint. और इसके लिए हम लोग जो इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे वो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क. Basically, the principle of virtual work for a particle states that if a particle is in equilibrium, the total virtual work of the forces acting on the particle is zero for any virtual displacement of the particle. किसी भी किस्म का virtual displacement हो, अगर ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो टोटल virtual work of the forces acting on the particle is zero. ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे. और मैनिपुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास कोई पार्टिकल तो है नहीं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है. वी गॉट ए मासलेस कॉर्ड एंड वी नो फॉर श्योर इट इज़ ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट्स मासलेस. सो नेट फोर्स ऑन इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जीरो. और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें पता है कि एंड इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्सेस एट इट एंड्स. ये टेंशन फोर्सेस इसके दोनों एंड पर लगेंगे. इट मीन्स कि टोटल वर्क डन बाई टेंशन फोर्सेस ऑन ए मासलेस कॉर्ड इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में है. तो टेंशन फोर्स ही लगते हैं मासलेस, मतलब कॉर्ड्स पे टेंशन का फोर्स ही लगेगा. और मासलेस है तो ग्रेविटी वगैरह का तो कोई हिसाब किताब बैठता ही नहीं है. सो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑन ए मासलेस कॉर्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो. और इसमें और मैनिपुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं कि यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट कैन बी जस्टिफाइड दैट द टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्सेस ऑन द अदर बॉडीज कनेक्टेड टू ए कॉर्ड इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. क्योंकि वो जो भी एजेंट्स होंगे जो टेंशन को फोर्स क्रिएट करने में उससे स्ट्रिंग में हेल्प करते होंगे, उन सब पर टेंशन फोर्सेस का वर्क डन तो जीरो होगा ही. तो इस बात का फ़ायदा उठा करके हम एक प्रिंसिपल बनाएंगे कि अगर हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसमें कि डिफरेंट बॉडीज होंगे और दे विल बी कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड, तो हम लोग करेंगे क्या कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन द कनेक्टेड बॉडीज, उन पर टोटल वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा. जो भी कनेक्टेड बॉडीज होंगे उन सब पर जो टेंशन का फोर्स लगेगा उन सब सारे टेंशन का नेट फोर्स जीरो होगा. एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रिंसिपल, क्योंकि वैसे भी दो एंड होगा अगर स्ट्रिंग का, तो दोनों एंड पर टेंशन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ही. एक स्ट्रिंग में टेंशन कब से यूनिक डायरेक्शन में लगने लगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन के फोर्सेस लगेंगे. और तो जाहिर सी बात है कि उनका जो वर्क डन होगा वो एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा. तो टोटल वर्क डन जो है ना कैंसल आउट हो ही जाएगा टेंशन का. तो जो भी हम एक स्ट्रिंग चुनेंगे, स्ट्रिंग जो हमें दिखाई देगा और उस स्ट्रिंग से हम लोग कनेक्ट करेंगे बॉडीज को, और उनसे जो भी कनेक्टेड बॉडीज होंगे उन सब पर टेंशन का वर्क डन, नेट वर्क डन बाई टेंशन जीरो करेंगे. आप चाहो तो इसको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का मैनिपुलेटेड वर्जन बन सकते हो, और मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ. अब कैसे यूज़ करेंगे इसको चेक कर लेते हैं इसमें. तो इस क्वेश्चन में
हमारे पास जो दिख रहा है वो ये तो दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग है हमारा, सॉरी ये स्ट्रिंग है हमारा, ये मासलेस स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है। इसमें टेंशन टी होगा, कोई एक टेंशन मान लें कि टी है, तो ये टेंशन जो है ना, सपोज दैट इस ब्लॉक पर हमें चेक करना है, तो ब्लॉक पर चेक करने से पहले स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा इस पुली पर, उन टेंशन को हम लोग दिखा देते हैं। तो ये टेंशन इस पुली पर इस डायरेक्शन में लगेंगे, और ये एंगल अल्फ़ा है, पिक्चर पर मत जाओ, इसी किस्म का ये एंगल अल्फ़ा है। तो इसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही पार्ट है। ये अगर कर्व होगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये फिगर बनाने में गड़बड़ी है। ये स्ट्रेट ही कॉर्ड है ऑलमोस्ट। तो ये एंगल अल्फ़ा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल गोइंग टू बी 90 माइनस अल्फ़ा, सो विल बी दिस। तो टेंशन के जो दो कंपोनेंट्स होंगे इधर में, ये दोनों के दोनों, इधर में टी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा और इसका भी टी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में जो टोटल टेंशन इस पुली पर लगेगा वो देन सर्टेनली हो जाएगा 2t साइन अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज साइन अल्फ़ा। और इसको, और ये पुली जो है वो भी मासलेस है, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा। तो इससे जो ये तीसरा कॉर्ड जो दिख रहा है हमें जो कनेक्टेड, ये भी इस पुली पर उतना ही फोर्स लगाएगा, जितना ऊपर में लगता है उतना ही नीचे में लगेगा, क्योंकि इस पर भी नेट फोर्स 0 लगना है। तो ये वाला स्ट्रिंग इस पुली पर जो फोर्स लगाएगा वो 2t साइन अल्फ़ा नीचे की ओर लगाएगा पुली पर, और स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगाएगा, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा पुली पर वो तो नीचे की ओर होगा, लेकिन यही स्ट्रिंग जो m1 पर फोर्स लगाएगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज गोइंग टू बी 2t साइन अल्फ़ा एज वेल। तो इस ब्लॉक पर टेंशन का फोर्स जो लग रहा है वो 2t साइन अल्फ़ा में दिख गया इस पर। तो इस स्ट्रिंग में पूरे में तो टेंशन t होगा, तो इस पुली पर ऊपर की ओर नेट टेंशन 2t लगेगा। तो नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, सिंस द पुली इज मासलेस, तो नीचे वाला जो स्ट्रिंग है इस पुली के नीचे वाला, ये वाला स्ट्रिंग इस पुली पर 2t का फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। तो जाहिर सी बात है इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t है, तो ये m2 पर ऊपर की ओर लगेगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये 2t ऊपर की ओर लगेगा। तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान लेंगे, फोर्सेस तो दिखा दिया हमने, इस पर 2t साइन अल्फ़ा ऊपर की ओर लगता है और इस पर 2t ऊपर की ओर लगता है, ये हमें तो दिख गया। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान लें कि किसी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में, या इमीडिएटली आफ्टर, तो इमीडिएटली आफ्टर की बात करें तो उसके बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ y1 मान लिया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा तो ये ब्लॉक सर्टेनली नीचे आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लेते हैं कि y2 होगा। किसी टाइम इंटरवल डेल्टा t में इसका डेल्टा y1 डेल्टा y2 भी लिख सकते हैं, y1 y2 भी लिख सकते हैं, हालांकि मैथमेटिकली थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। डेल्टा y1 डेल्टा y2 लिखता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैंने मान लिया कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज y1, दिस डिस्प्लेसमेंट इज y2, या फिर अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको तो dy1 dy2 मान लो किसी टाइम इंटरवल dt में। अब तो खुश, अब जाहिर सी बात है कि टेंशन का नेट वर्क डन 0 होगा, तो इस पर ये जो कनेक्टेड बॉडीज हैं m1 पर जो टेंशन का वर्क डन होगा डेट विल बी सर्टेनली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो इसका वर्क डन जो होने जा रहा है ये सिंपली होने जा रहा है 2t साइन अल्फ़ा dy1। इट शुड लुक गुड। तो ये dy1 इस पर, और इस पर जो टेंशन का वर्क डन होगा, चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें टेंशन का जो वर्क डन होगा डेट विल बी माइनस एंड 2t इंटू dy2 एंड डेट इज गोइंग टू बी 0। अगेन मुझे dy2 को ठीक से लिखना चाहिए, dy2। यू कैन सी हियर कि t गायब हो जाएगा इक्वेशन से, इस मेथड का यही फायदा है। t और 2 भी गायब हो गया, वी हैव गॉट dy1 साइन अल्फ़ा इक्वल टू dy2, इस किस्म का इक्वेशन हमें मिलता है। और जाहिर सी बात है अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करें तो dt से सिर्फ डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो dy1 अपॉन dt साइन अल्फ़ा
दैट विल बी इक्वल टू dy 2/dt। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें इस रिलेशन को, तो वी आर गोइंग टू गेट d2y1 अपॉन dt स्क्वायर साइन अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू d2y2 अपॉन dt स्क्वायर, एंड दिस गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 जो बीच वाला था। तो ये a1 उसको मैं लिख देता हूँ, x d2y1 अपॉन dt स्क्वायर को a1 लिख देता हूँ, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, तो दिस बिकम्स a1 साइन अल्फा इक्वल्स a2 मैंने मान लिया d2y2/dt स्क्वायर का, जो कि m2 का एक्सेलरेशन है। तो इस किस्म के रिलेशन मिल गए। अब फोर्सेस देख लेते हैं। फोर्सेस देखने से पहले ये जो मेस क्रिएट किया मैंने, इसको ज़रा निपटा दूँ और अब फोर्सेस की बात करते हैं। ये पिक्चर स्ट्रेट होना चाहिए स्ट्रिंग, अच्छा ड्रॉ करने में क्या अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये m1 पर, एक टेंशन वाला मामला तो हम लोग देख चुके थे, टेंशन ये ऊपर की ओर लगता था 2t साइन अल्फा, और इस पर एक और फोर्स लगेगा m1g नीचे की ओर, और इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर माना है a1, और इस पर जो फोर्स लगेगा 2t ऊपर की ओर लगेगा और m2g नीचे की तरफ लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे माना है, परहैप्स नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट लिया और डिफरेंशिएशन में साइन चेंज नहीं किया, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे ही लिया है। तो ये जब फोर्सेस हो गए तो इन फोर्सेस का इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, और इक्वेशंस हम लोग ऐसे लिख देंगे, इनका m1 का लिखें तो दैट विल बिकम m1g माइनस 2t साइन अल्फा इक्वल टू m1a1, ये एक इक्वेशन लिख देंगे। और दूसरा इक्वेशन m2 के लिए लिखें तो दैट विल बिकम m2g माइनस 2t इक्वल्स m2a2, ये सेकेंड इक्वेशन है। और हमारे पास एक और इक्वेशन भी ऑलरेडी था, ये इसको थर्ड इक्वेशन मान लें। अगर आप टेंशन निकालना चाहते हो तो दोनों में से a1 a2 का वैल्यू निकाल के इसमें रख दो तो टेंशन निकल जाएगा, और आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है ये आपने सीखा होगा मेरे ख्याल में। इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, उसके बाद 2t साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। आई होप यू विल गेट योर रिजल्ट, a1 a2 दोनों के वैल्यूज आ जाएंगे, और जो आ जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इट, ये मैंने जो मेथड यूज किया था उसका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।